गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसे हैं भाई? बढ़िया। आ जाइए। तो कहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था? बहुत शानदार। एग्जाम्पल नंबर 7 हमने आपको होमवर्क दिया था और अब हम ट्रेपीजियम से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसी लगी आप लोग को कल की यूट्यूब की क्लास? सीपीयू के क्वेश्चंस करवाए हमने, मज़ा आया, आनंद मिला आप लोगों को? सर सीपीयू का कुछ क्वेश्चंस मस्त था। चलिए, सिया कहती हैं सर कल आपने क्लास क्यों नहीं ली? कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम शाम में आ गई थी जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। 4 बजे वाली क्लास तो हमने कल लिया था भाई। ठीक है, भोकाल बहुत शानदार। एग्जाम्पल नंबर 7 हमने आपको दिया था गृह कार्य, आपका होमवर्क आपने बना कर आए हैं आप। चलिए भाई, बहुत मज़ा आया। आ जाइए, तो एग्जाम्पल नंबर 7 हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 आपसे क्या कहा गया है? If the perimeter of a rhombus is 150 centimeter and length of one diagonal is 50 centimeter, find the length of second diagonal and area of rhombus. हमने आपको कहा ठीक है, आपको दूसरे डायगोनल यानी दूसरे विकर्ण का आपको जो है लंबाई बताना है और साथ में क्षेत्रफल भी बताना है। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देखिए तो आपके यहाँ दोनों डायगोनल बने हुए हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर दोनों डायगोनल बने हुए हैं। एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, कुछ बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं गया है क्लास का, उनको भेज दिया जाए क्योंकि इवेंट कुछ देर पहले लगा है। एक सेकंड आप लोग रुक जाएंगे। एक सेकंड रुक जाएंगे भाई लोग, आप लोग। बहुत अच्छे। ठीक है, सभी को नोटिफिकेशन भेज दिया, आप लोगों पे नोटिफिकेशन चला गया होगा। ठीक है, आ जाइए।
तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया, हमसे कहा गया पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 150 एंड लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 50 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर ये कहा कि देखिए हमारा रोम्बस है, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 150 है। अगर पूरा का पूरा पेरीमीटर मेरे भाई यहाँ पर 150 है, तो हमने यहाँ पर कहा एक साइड की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 150 बट्टे में कितना हो जाएगा, 4। यानी अगर हम इसे काटेंगे तो हमारा कितनी बार में कटेगा, तो हम इसे काटेंगे 2 से 75 बार में और 2 से 2 बार में, यानी प्रत्येक भुजा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 75/2। ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको डायगोनल की जो वैल्यू दी गई है वो 50 दिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, काटते हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये पूरा डायगोनल 50 का है दोस्त, तो ये वाला डायगोनल कितने का होगा, तो ये वाला डायगोनल हमारा 25 का होगा। ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर भागों में बटेगा, यानी ये हमारा 25 हो जाएगा, दूसरा वाला भाग भी 25 हो जाएगा। अब आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में ज़रा फोकस करिए। राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप यहाँ फोकस करेंगे तो आपको एक साइड दे दिया गया है, उसके बाद आपको एक यहाँ पर हाइपोटेनस दे दिया गया है और आपको दूसरा साइड पता करना है। हमने कहा ठीक है हम दूसरा साइड पता कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको हम कितना मान लेते हैं, तो इसको हम x मान लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ठीक है, कि अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए तो x की वैल्यू निकालने के लिए रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटा देंगे, यानी बात करते हैं तो 75/2 के स्क्वायर में से हम कितना घटा देंगे, 25 का स्क्वायर दोस्त घटा देंगे। ठीक है। इससे क्या हो जाएगा हमारा, अभी देखिए जैसे मान लीजिए कि दो तरीके से आप इसे कर सकते थे। एक तो शुरू में आप रेशियो लेकर कर सकते थे, या आप और भी दूसरे तरीके से कर सकते थे। जैसे मान लीजिए कि आप 75/2 है ना, तो उस 75/2 को आप 37.5 लिख लीजिए। दशमलव थोड़ा सा आप लोगों को कठिन लगता होगा, बट ज़्यादा कठिन नहीं है। तो अगर आप इसे 37.5 लिखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। यहाँ आपका आ जाएगा 37.5 का होल स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, तो माइनस हमारा 25 का होल स्क्वायर। इसको आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है स्क्वायर निकाल के। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। तो 37.5 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। और अगर आप इसमें इसको जोड़ देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 62.5 कितना हो जाएगा, तो 62.5 मेरे भाई हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो एक बार हमें क्या करना होता है, दोनों को घटाना होता है, और एक बार हमें क्या करना होता है, दोनों को जोड़ना होता है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखेंगे दशमलव फर्दर हम आगे लेकर, तो पेरीमीटर हमारा 150 है। बहुत अच्छे। 7, 24, 25 नहीं कर सकते हैं यार, यहाँ पे 7, 24, 25 कैसे कर लोगे बताओ। क्लास कब स्टार्ट हुई है, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीधा एग्जाम्पल नंबर 7 ही हम लोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ रूट का चक्कर बनेगा दोस्त। ठीक है। देख लेते हैं, यहाँ पर दशमलव हटा लेते हैं। अगर ये दशमलव हटाओगे, ये दशमलव हटाओगे, तो नीचे तुम्हारा आ जाएगा 100। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो 25 से काटोगे तो 4 बार में, 25 से काटोगे तो 5 बार में। ठीक। 625 का अगर आप स्क्वायर रूट करोगे तो 625 का स्क्वायर रूट 25 आ जाएगा। 4 का करोगे तो मेरे भाई 2 हो जाएगा, और यहाँ 5 का आपका रूट हो जाएगा, यानी x की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। अगर ये x की वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी तो यहाँ पर जो अदर डायगोनल है, यानी अगर हम बात करते हैं सेकंड डायगोनल की, तो जो हमारा सेकंड डायगोनल आएगा वो इसी का दोगुना हो जाएगा। ठीक है। वो हमारा क्या हो जाएगा, इसी x का दोगुना हो जाएगा, यानी हम उसको बोलेंगे सर 2 × 25/2 रूट 5। जहाँ पर अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 25 रूट 5 आ जाएगा। ठीक। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एरिया को लेकर कि हमारा एरिया कितना है, तो बोलते हैं हाफ d1 d2 हो जाता है हमारा एरिया। ठीक है। हाफ ले लेंगे, डायगोनल 1 हमारा कितना है, 50 है, और डायगोनल 2 हमारा कितना है, तो 25 रूट 5 है। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 × 25 हमारा 625 रूट 5 आ जाएगा। ये हमारा एरिया हो जाएगा। ठीक है। सलमान कहते हैं सर पेरीमीटर 152 है। 152 कहाँ पर है, 152 कहाँ पर है पेरीमीटर, एक बार मुझे बताइए। अगर आपका पेरीमीटर 152 है तो उसके आधार पर ये सवाल और आसानी से बन सकता है। चलिए एक पल के लिए मान लीजिए कि पेरीमीटर कल के दिन 150 आ जाए, तो आप कैसे करेंगे। तो उस केस में आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से मेरे भाई ध्यान रखना है कि अगर हमारा पेरीमीटर 150 है तो उसका 1/4 37.5 होता है। साइड हमारा 37.5 है, इसकी वैल्यू हमारी 25 हो गई, तो x की वैल्यू पाइथागोरस के नियम से निकाल दिया। उसके बाद दूसरे डायगोनल के लिए x को दोगुना कर दिया, और फिर यहाँ पर हमने क्या कर लिया, क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है भाई। ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सर वो 125 कैसे आया मेरे भाई? 125 नहीं, देखो यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर 37.5 में से 25 को घटाया है तो 12.5 आया है, और 37.5 में 25 को जोड़ा है तो 62.5 आया है। इसके दशमलव को हटाए हैं तो नीचे 100 आया है। 25 इसको 4 बार में काटा है, 25 इसको 5 बार में काटा है। ठीक है, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ट्रेपीजियम मेरे भाई। अब ट्रेपीजियम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ट्रेपीजियम हमारा क्या है, यानी समलंब चतुर्भुज मेरे भाई। ठीक है, और ट्रेपीजियम में हमें क्या क्या पढ़ना है वो समझिए। तो ट्रेपीजियम में सबसे पहले जानते हैं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो और बाकी दोनों जो हैं वो पैरेलल हो ही ना। ठीक है, हुज वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल एंड अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। किरण कह रही हैं क्लास कब स्टार्ट हुआ है? क्लास अभी स्टार्ट हुआ है किरण, ज़्यादा परेशान मत होइए, एकदम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं ट्रेपीजियम के बारे में। तो देखो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जिसके हमारे ये दोनों भुजाएं समानांतर होती हैं और बाकी के दोनों साइड हमारे क्या हैं, तो वो पैरेलल हो भी सकती हैं, सॉरी बराबर हो भी सकती हैं और बराबर नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन पैरेलल नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब हमारा ये है कि ये वाली भुजा हमारे इस वाले भुजा के क्या मांगता है, तो इन दोनों भुजाएं हमारे समानांतर होना मांगता है। क्या ये दोनों की लेंथ बराबर होगी? तो जी नहीं, बिल्कुल भी इनकी लेंथ बराबर नहीं होगी। तो एक ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक पैरेलल साइड्स होते हैं और एक नॉन पैरेलल साइड्स होता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बच्चे इशू क्रिएट कर रहे हैं, एक वजह से रुक जाइए आप लोग यार। ठीक है, मतलब चल क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ गलत बैच में वीडियो चल रही है क्या? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। सही में तो चल रहा है, प्रॉब्लम क्या है? सही चल रहा है यार, आप लोग इतना इशू क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आ रही है आप लोगों को? कमेंट में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। सही तरीके से वीडियो चल रही है, आप अभी पढ़ाई पर फोकस करिए, बाकी जो भी बात होगी ना, प्रॉब्लम सॉल्व है यार, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ऑल राइट है, कोई इशू नहीं है। ऑल ओके है, अब कुछ देर मेरे भाई बड़े तसल्ली से आप लोग पढ़ाई कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आज मैं बहुत ऐसे परेशान कर रहे हैं आप लोग कमेंट कर करके मेरे भाई, पढ़ लीजिए यहाँ पे। तो ट्रेपीजियम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं यहाँ पर, ट्रेपीजियम के बारे में और क्या कहा गया है। तो साथ में ये भी कहा गया कि देखो डायगोनल, अब देखो ट्रेपीजियम के हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं यहाँ पे कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मेरे भाई क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट जो जानते हैं वो क्या जानते हैं, तो सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो डायगोनल ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। यानी अगर हम एक समलंब चतुर्भुज के बारे में अगर हम जाने तो इसके डायगोनल की बड़ी प्यारी बात होती है, और वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि सर देखो ये जो डी है ना और ये जो हमारा ए है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा, और वो प्रोपोर्शनेट डिवीजन यहाँ पर है। कैसे होता है, क्या होता है, तो वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने इनके डायगोनल को बनाया, अब बनाने के बाद हमारे पास ऊपर एक ट्रायंगल बन गया और बनाने के पास हमारे पास नीचे एक ट्रायंगल बन गया। ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इसके बराबर होता है, ये वाला एंगल ऑल्टरनेट से इसके बराबर होता है, और वर्टिकली से मेरे भाई ये दोनों बराबर होते हैं। उस केस में क्या हो जाते हैं, ये सिमिलर हो जाते हैं।
समरूप हो जाते हैं। तो अगर हमारा ये थीटा है और ये हमारा थीटा है और अगर ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा अल्फ़ा है, तो सिमिलैरिटी के माध्यम से जैसे इसके थीटा के सामने हमारा कौन है तो डी है, तो हमने यहाँ डी लिख दिया। और उसी तरीके से इसके थीटा के सामने कौन है ई बी है, तो सॉरी ठीक है, हाँ इसके सामने कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर ई बी आएगा, ई बी, ठीक है, तो ई भी लिख दिया। उसके बाद इसके अल्फ़ा के सामने हमारा ई सी है, तो वो हमने ई सी लिख दिया यहाँ पे, और इसके अल्फ़ा के सामने हमारा ई है, तो वो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। तो क्या होता है कि जब एक ट्रेपीजियम में अगर हम बात करें, जब ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो इनके साइड का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। इसके थीटा के सामने जो है वहीं उसके थीटा के सामने भी आएगा, इसके अल्फ़ा के सामने जो है उसी के रेशियो इसके अल्फ़ा के सामने भी होगा, तो ये दो रेशियो हमारे बराबर हो जाएंगे। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, हिंदी में भी इसका सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर ई बी है, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा हम सुधार कर लेते हैं, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ डी को ई ए, देखो ये ई ए को इधर लेकर आओगे तो पता है क्या हो जाएगा, डी ई इंटू ई ए जो हो जाएगा वो मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके, ई बी इंटू सी ई के, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, तो ई बी इंटू मेरे भाई किसके, तो सी ई के, ये हमारा बराबर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे, डी ई इंटू ई ए, गौर से देखिए, d इंटू ई ए, यानी ये दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होगा वो मेरे भाई बराबर हो जाएगा इन दो संख्याओं के प्रोडक्ट के। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया था पेपर में, जो कि हम आपसे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ पर ये पूछा गया था कि देखो ये आपका एक ट्रेपीजियम है, ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो ए बी हो गया, सी डी हो गया। बड़े प्यार से यहाँ पर बोल दिया गया था कि दोनों डायगोनल हैं इसके, इसकी वैल्यू यहाँ 4 दे दी, इसकी वैल्यू यहाँ 6 दे दी, इसकी वैल्यू 2 दे दी, और बोला इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। अब ये आपको समझना है मेरे भाई, यहाँ पर आपको क्या समझना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, यानी 4 इंटू जो 6 होता है वो बराबर होता है हमारे किसके, तो बराबर होता है 2 इंटू एक्स के। अगर हम 2 से काटे 3 बार में तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो बोलेंगे सर एक्स की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी, यानी एक्स का मान कितना है, तो 12 है। एक्स का मान हमारा कितना है, तो 12, हालांकि एक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, बट फिर भी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 12 है। ठीक, अब उसके आधार पर नेक्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, जो कि आपका यहाँ पर है। ट्रेपीजियम के अंदर एक और होता है कि जैसे मानो ये दो पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच में ऐसे कई सारे रेखाएं बनते चले जाते हैं। तो जब वो रेखाएं मेरे भाई यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, तो जब ये रेखाएं यहाँ पर बनेंगे तो उसके बाद बोला जाएगा यहाँ पर कि इनकी वैल्यू क्या होगी, इनके आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं। तो ज़रा यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया। ठीक, अब जैसे ये पॉइंट आपको कहा गया, एक एक पॉइंट को पढ़िए, गहराई से समझिए कि ये बोला क्या गया है। बोला गया है कि एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड प्रोपोर्शनली, यानी कोई भी रेखा जो इन दोनों के पैरेलल है, कोई भी रेखा, चाहे ये बात कर लीजिए, इसे बात कर लीजिए, ऊपर बात कर लीजिए, नीचे बात कर लीजिए, तो ये जो रेखा होती है ना, इस साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है। जहाँ प्रोपोर्शन आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि जिस अनुपात में अगर हम बात करें, जिस रेशियो में ये दोनों हैं, उसी रेशियो में मेरे भाई ये भी दोनों होंगे। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को। तो इन द अबव गिवन फिगर ट्रेपीजियम एपीसीडी इज इतना, जहाँ पर हमारा क्या है, तो जहाँ डीसी जो है वो हमारे एबी के पैरेलल है, ईएफ हमारा एक कोई दूसरा लाइन है, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, तो उसके कारण मेरे भाई वही हो जाएगा ए ई अपॉन ई डी। देखो यहाँ ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी के। कहने का मतलब अगर मान लो कि अगर ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो यहाँ भी अनुपात 2 और 3 का होगा, और इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को। जैसे हो सकता है ये 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो, और हो सकता है मेरे भाई ये 4 और 6 हो, लेकिन ये 2 और 3 के रेशियो में है, तो इनका भी रेशियो 2 और 3 का ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोला गया है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपको एरिया निकालने को समझाया गया है कि आप किसी भी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कल के दिन कोई ट्रेपीजियम दे दिया जाए तो आप उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो मेरे भाई उसका एरिया साफ लफ्ज़ों में यहाँ पर ये होता है, एरिया बराबर हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। यानी यहाँ पर पहली पैरेलल साइड हमारी ए बी है, दूसरी पैरेलल साइड हमारी कौन सी है, तो सी डी है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इसके बीच में जैसे मानो एक एच नाम का हाइट होगा ना, तो उसी को एच बोलेंगे।
समझ गए मेरी बात को। तो ये एरिया भी आगे चलकर आप पढ़ोगे कि किसी भी ट्रेपीजियम का समलंब चतुर्भुज का जो एरिया है वो हमारा कैसे निकलेगा। तो बोलोगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो एक पॉइंट हमारा एरिया का हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक और पॉइंट आपको ऐसे पेपर में बोला जाएगा, और वो मेरे भाई आपको ये बोला जाएगा कि देखो अभी जैसे तुमने ये एक बात सुना, और वो बात क्या सुना कि जैसे EF नाम की कोई एक रेखा है और वो समानांतर है इन दोनों के। तो हो सकता है कल के दिन ई जो हो मेरे भाई इस पूरे के पूरे लाइन का मिड पॉइंट हो, और हो सकता है कल के दिन एफ जो हो इस पूरे लाइन का मिड पॉइंट हो। तो उस केस में आप इस रेखा की वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो आप बोलेंगे सर देखो EF की वैल्यू निकालनी है, तो EF की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। ऊपर वाली लाइन AB है, नीचे वाली लाइन हमारी CD है, और दोनों को जोड़ के क्या कर दिया जाएगा सर? आधा। समझ गए यहाँ पे? तो अगर हमें बीच वाली लाइन निकालनी है तो दोनों को जोड़ के क्या किया जाएगा? आधा किया जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर कोई बच्चा ये भी बोले कल के दिन कि सर अगर मानो यहाँ पर जो लाइन आप बना रहे हैं, ठीक है, देखो असल में ये AB + CD/2 कहाँ से आया? तो असल में क्या है कि देखो एक छोटी सी बात हम आपको बताते हैं। आज भी ऑफलाइन में एक स्टूडेंट का इसी सवाल के ऊपर डाउट आया था, और उसने मेरे को बोला कि सर एक क्वेश्चन दिया था उसने कि सर इसका आंसर, मैंने उसको बिना पेपर उठाए ही सॉल्व करके बता दिया, बिना पेन उठाए। तो एकदम आश्चर्यचकित रह गया, क्या सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, इतना जल्दी कैसे सॉल्व कर दे? मैंने कहा कर दिया, एक आइडेंटिटी होती है, अगर आपको पता है तो आप भी कर दोगे। कहता सर ये वाला किताब में देखो एक पन्ने का सॉल्यूशन, और उसने बकायदा सॉल्यूशन दिखाया भी, पूरा एक पन्ने का सॉल्यूशन था। मैंने कहा ये सब फर्जी तरीका होता है, आप इन चक्करों में ना पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था यहाँ पर कि ये AB और ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है, EF नाम का एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू यहाँ 2 दे रखी है, इसकी वैल्यू यहाँ 3 दे रखी है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी हो गई ठीक है 15, और ये वैल्यू हो गई हमारी 5, और हमसे यहाँ बोला गया है बताओ EF की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये क्वेश्चन था। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट भी डेटा याद है, यहाँ पर यही वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। मैंने कहा बस इतना ही सा बात है, बताओ। ऐसे सवालों को करने के लिए आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना होगा, और वो होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होगा तो वो भी समझा देते हैं। क्या होता है कि अभी आपको पढ़ना है ट्रेपीजियम, और जब ये आप ट्रेपीजियम पढ़ेंगे तो ये ट्रेपीजियम की सबसे अच्छी बात होती है कि देखो ये ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम हो गया। यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये आपका EF जो है एक हमारा पैरेलल लाइन है। ठीक है, जो ये E है वो M और N के रेशियो में है। ठीक है, ये वैल्यू हमारी A दी जाती है, ये वैल्यू B दी जाती है, और उस केस में हमसे EF का पूछा जाता है कि EF का मान क्या होगा। A जो है वो इसकी लंबाई है, B जो है वो इसकी लंबाई है। आप ऐसा कह सकते हो M और N इन दोनों की लंबाई है। आप लंबाई भी कह सकते हो या रेशियो भी कह सकते हो, उससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि देखो इसको निकालने के लिए आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखो। क्या करना है, M को A के साथ गुना करो तो हो जाएगा MA, उसके बाद N को B के साथ गुना करो तो हो जाएगा NB, और डिवाइड कर दो किसके साथ? M + N के साथ। यही आपका आंसर आता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्या हो जाता है मेरे भाई? तो MA + NB डिवाइडेड बाई M + N हो जाता है। ठीक है, अब उस केस में मेरे भाई अगर सोचिए कि अगर ये आपका मिड पॉइंट होगा, यानी E और F आपका मिड पॉइंट हो जाता है, तो अगर E और F मिड पॉइंट है तो M और N की वैल्यू 1:1 हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो जब M और N की वैल्यू 1:1 रखेंगे तो ऊपर कितना हो जाता है? A + B, और नीचे आपका 1 + 1 2 हो जाता है। और यही हमारी EF की वैल्यू होती है, जो आपने पीछे देखा था कि अगर यहाँ पर जो है E इसका मिड पॉइंट है, F इसका मिड पॉइंट है, तो EF की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर आधा कर दो, यही हमारा EF का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स में भी हमने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको ध्यान होगा तो उसी तरीके से अब आप मुझे यहाँ पर बताइए कि EF की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलेंगे सर 2 × 15 हमारा हो जाएगा 30, 3 × 5 हो जाएगा हमारा 15, और डिवाइडेड बाई कितना? 3 + 2 यानी 5। कितनी वैल्यू आ गई सर? 45। 45 को 5 से करेंगे, आंसर हमारा 9 आ जाएगा। सर ये लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है मयंक जी, याद है आप लोगों को। चलिए कि एटलीस्ट आप लोगों ने इसको लाइंस एंड एंगल्स में पढ़ा था। अब उसके बाद जो दूसरी पॉइंट होती है वो क्या होती है? दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये होती है डायगोनल के बीच की लाइन। जैसे यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया कि ये हमारा ABCD नाम का एक ट्रेपीजियम है। ठीक है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड इज इक्वल टू हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ ये साइड।
कुछ नहीं, आपको एक ट्रेपीजियम दे दिया जाएगा ऐसे ABCD नाम का, बोला जाएगा ये इसकी डायगोनल है, बोला जाएगा ये इसकी डायगोनल है, इस डायगोनल का ये मिड पॉइंट है, इस पूरे डायगोनल का ये मिड पॉइंट है, और जब हम इसे कनेक्ट करेंगे यानी जब हम PQ की वैल्यू निकालेंगे तो PQ की वैल्यू हमारी क्या निकल जाएगी, AB माइनस CD। तो हाफ ऑफ हो जाएगा मेरे भाई AB माइनस CD। समझ गए मेरी बात को, यहाँ पर हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हो जाएगा आपका AB माइनस CD। तो ये सवाल आपका पेपर में पूछा जाता है। दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो हमारा ये पूछ लिया जाता है कि ये ऊपर इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। जैसे मानो अगर कल के दिन ये EF पूछ लिया जाए, जहाँ पर E इसका मध्य बिंदु हो, F इसका मध्य बिंदु हो, तो EF की वैल्यू AB प्लस CD बाई 2। और अगर मान लो डायगोनल के मिड पॉइंट आपको दे दिए जाते हैं कि ये डायगोनल का मिड पॉइंट P है, ये डायगोनल का मिड पॉइंट Q है, तो Q की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो दोनों लगे हाथ में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। अगर EF पूछेगा तो AB प्लस CD बाई 2 बताएंगे, यानी अगर मान लो नॉन पैरेलल साइड का एक तरीके से नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने को बोले तो AB प्लस CD बाई 2, और अगर डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने को बोले तो AB माइनस CD बाई 2 यहाँ पे। ठीक है भाई, आ जाओ चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपसे क्या कहा गया, वही सारी बातें यहाँ लिखी गई है वही सारी बातें आपको प्रॉपर तरीके से समझाई गई हैं जो बातें हमने आपको कहा है। ठीक है, चलिए द लेंथ इन टर्म ऑफ A एंड B ऑफ ए पैरेलल लाइन सेगमेंट, इसकी आवश्यकता नहीं है, फर्जी बात है ये हटा दो यहाँ पे। ठीक है, या ये बात है कौन सी, एक बार देख लेते हैं, रुक जाइए। द लेंथ इन टर्म ऑफ A एंड B ऑफ पैरेलल लाइन सेगमेंट थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम इज, समलंब चतुर्भुज के विकर्णों के प्रतिच्छेद से होकर गुजरने वाली समानांतर रेखा EF की लंबाई। इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है दूर दूर तक, आ जाइए। ठीक है, ये हमारा पॉइंट हो गया। ये भी पॉइंट हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, A इंटू एक्स और Y इंटू बी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम ट्रेपीजियम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी अगली बिंदु के बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि इफ अ ट्रेपीजियम इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इट इज टू बी आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम। अगर मान लीजिए कि कोई भी ट्रेपीजियम को, यहाँ पर कोई भी ट्रेपीजियम को हम जो है अगर सर्कल के अंदर फिट कर पाते हैं तो देखो क्या होता है। ऐसे समझो, जैसे मानो कि आपका ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अलग जगह बता रहा हूँ। ट्रेपीजियम हो गया आपका ये। अब ट्रेपीजियम में बच्चे क्या होता है ना कि जैसे आप ऐसे समझ लो, ये ट्रेपीजियम आपका कुछ ऐसे हो गया, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे झुका दिया और उसको बहुत लंबा लेकर चला गया। अब ये आपका एक ट्रेपीजियम है, ये दोनों रेखाएं पैरेलल तो हैं, लेकिन हो सकता है इसकी लंबाई 10 हो तो इसकी लंबाई कितनी हो, तो 20 हो। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेम एक और हम ट्रेपीजियम बना रहे हैं। जितना एंगल पे इसको ये इंक्लाइन कर रहे हैं ना, उतने ही एंगल पे हम यहाँ फैलाकर इसको भी इंक्लाइन कर रहे हैं, यानी ये दोनों एंगल हमने बराबर कर दिए। अब दोनों एंगल जब हमने बराबर कर दिए हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होने के चलते इसकी लंबाई और इसकी लंबाई भी बराबर हो गई। तो बोला जाता है बताओ ये दोनों में सर्कल किसके अंदर बन जाएगा, या कौन सर्कल के अंदर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जब इसके अंदर सर्कल बनाने जाओगे ना, तो सर्कल जब यहाँ बनाओगे, मैं आपको लाइव बना के भी दिखा रहा हूँ, तो समस्या आपके साथ क्या आने वाली है, समस्या आपके साथ ये आने वाली है कि सर्कल जो है ना, ये 3 साइडों को तो टच कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, 1, 2 और 3 वर्टेक्स को तो टच कर लेगा, लेकिन चौथे को कर ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कोसों दूर मेरे भाई चला गया है दुनिया के मोहमाया से छोड़ के। सर्कल कभी भी उसको टच नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसी सर्कल को यहाँ से उठा के और इसमें ला के रखोगे ऐसे, तो ये सर्कल को टच करने की संभावना बनता है। सर्कल इसके चारों पॉइंटों को टच कर सकता है। ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचोगे और सारे पॉइंट्स को यहाँ टच कराओगे ना, तो टच कर लेगा मेरे भाई। समझ गए, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फिगर और ऐसे कर देना चाहिए था। ठीक है, मैंने ऐसे बना दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ और ज़्यादा सही हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो बस एक एग्जांपल था बताने के लिए कि देखो अगर कल के दिन जैसे मानो कल के दिन अगर एक सर्कल के अंदर एक ट्रेपीजियम बनाना है, तो जैसे ये 2 पैरेलल लाइनें खींच दी, ठीक है, और ये 2 पैरेलल लाइनें खींचने के बाद हमने क्या किया, ये वैल्यू और ये वैल्यू को हमने बराबर रखा। तो अगर एक सर्कल के अंदर समलंब चतुर्भुज बनाना है, वृत्त के अंदर बनाना है, तो यहाँ पर इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। अगर ये रेखा बराबर नहीं होगी, कुछ इस प्रकार से बन गई, तो मेरे भाई फिर ये सर्कल के बाहर चली जाएगी, फिर सर्कल इसके अंदर हम नहीं बना पाएंगे। तो वही पॉइंट आपको यहाँ अच्छे तरीके से बोला गया है कि
इफ अ ट्रेपीजियम इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, यदि हम एक ट्रेपीजियम को सर्कल के अंदर रखते हैं तो उसे हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। यानी उस केस में इसके ये दोनों साइडें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रॉपर तरीके से इक्वल हो जाती हैं। अब उसके बाद हमसे यहाँ क्या बोला गया, तो हमसे कहा गया ADC का और DAB का जो कोण बनेगा, यानी यहाँ पर जो ये ADC हमारा आ जाएगा और उसके बाद हमारा जो DAB आ जाता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो हमारा कितना होता है 180। या तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 180 आएगा, नहीं तो इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 180 आएगा। ये कोई साइंटिफिक यहाँ कुछ नहीं है, ये आप भी बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, तो को इंटीरियर एंगल से इसका सम और इसका सम ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये तो पता ही है, पैरेलल लाइन के प्रॉपर्टी में हमने आपको पढ़ाया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है और यहाँ से आनी शुरू हो जाती है आपको किसकी प्रॉपर्टी, तो एक ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या बोला गया वो समझिए, डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर प्रोपोर्शनली इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। और ये मैंने आपको ये वाला प्रॉपर तरीके से बता ही दिया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर करना है। सिमिलर करने के बाद जैसे मान लीजिए कि ये वाला एंगल आपका थीटा है, तो ये भी एंगल आपका थीटा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये आपका अल्फा है तो ये भी एंगल आपका अल्फा हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। फिर तीसरा वाला कोण वर्टिकली एंगल से हमारा बराबर हो जाएगा। इसके थीटा के सामने हमारा डीओ है, कितना है मेरे भाई, डीओ है। और यहाँ पर जो है इस थीटा के सामने डीओ और इस थीटा के सामने कितना है, तो बीओ है, तो ये हम लिख देंगे। उसी तरीके से यहाँ पर अल्फा के सामने हमारा कितना है, तो छोटे वाले में अल्फा के सामने सीओ है और यहाँ पर अल्फा के सामने कितना है, तो एओ है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर बीटा के सामने कितना है, तो डीसी है और यहाँ पर बीटा के सामने कितना है, तो ए बी है। यानी ये हमारा तीनों के तीनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। यही बात आपको यहाँ बोला गया है बाई सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोग रट लेते हैं ऐसा होता है ऐसा होता है, बट ऐसा क्यों होता है, तो समरूपता यानी सिमिलैरिटी के कारण होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर एरिया निकालने के बारे में कि भाई ये एओडी का एरिया, जैसे एओडी यानी ये वाला पार्ट का एरिया और ये वाले पार्ट का एरिया निकलेगा कैसे। ठीक है, और इनके बीच में संबंध क्या होते हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। आपने क्वाड्रिलेटरल में एक पॉइंट पढ़ा था, ठीक है, उसी पॉइंट से हम शुरुआत करेंगे, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं। तो क्वाड्रिलेटरल में आपने एक पॉइंट पढ़ा था और वो आपने ये कहा था कि सर ये देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है ना, किसी भी प्रकार का, जैसे मानो ये क्वाड्रिलेटरल है या किसी भी प्रकार का कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, फ़र्क नहीं पड़ता है, ट्रेपीजियम है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है क्या नहीं है। ठीक है, तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर मान लीजिए 4 भागों में बांटता है, जहाँ पर ये A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है और ये हमारा A4 है, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि सर A1 इंटू A3 बराबर हो जाएगा किसके, तो A1 इंटू A3 बराबर हो जाएगा हमारा A4 इंटू A2 के या A2 इंटू A4 के। ये पॉइंट हमने पढ़ा था पीछे चल के क्वाड्रिलेटरल में। ट्रेपीजियम में हमें जो नया पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि देखो क्या होता है, ऐसे समझना कि ये तुम्हारा ट्रेपीजियम है, तुमने बना लिया। जब तुमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया, जब तुमने इस पॉइंट को ज्वाइन किया ना, तो मेरे भाई इन दोनों का जो एरिया है ये बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर। ये हमें ट्रेपीजियम में यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद यही बात ठीक है बोली गई थी आपको पीछे वाले स्लाइड में, गौर से देखेंगे तो एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC, यानी एरिया ऑफ AOD बराबर हो जाएगा BOC के। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है मेरे भाई, यहाँ पर बताइए आप। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अगर किसी को रीज़न पता है तो बताओ एरिया क्यों होता है। चलो, उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जानना है वो आपको ये जानना है, और एकदम आपकी जान होने वाली है ये पॉइंट। ठीक है, मतलब आप पेपर में कुछ भी भूल के चले जाओ, लेकिन ट्रेपीजियम में साइड से संबंधित एक ही पॉइंट बनता है और मेरे भाई वो यही पॉइंट बनता है, ध्यान रखेंगे। पॉइंट हमारा क्या बनता है, तो जैसे मानो ये आपने ट्रेपीजियम बना दिया आपने यहाँ ट्रेपीजियम। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ट्रेपीजियम आपने बनाया, तो आपको पता है कि ये एक साइड है इसकी, ये इसकी दूसरी साइड है, ये हमारा एक डायगोनल है, ये हमारा दूसरा डायगोनल है, और बाकी ये हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों नॉन पैरेलल साइड हैं। तो क्वेश्चन में बड़ा प्यारा रिलेशन दिया जाता है, पैरेलल लाइन
नॉन पैरेलल लाइन और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर डायगोनल के बीच में। तो यहाँ पर रिलेशन ऐसा होता है कि जैसे पहला आप डायगोनल ले लो, डायगोनल क्या ले लिया आपने, ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका ए सी स्क्वायर आ गया। दूसरा डायगोनल आप ले लो यहाँ बी डी स्क्वायर, तो ये बी डी स्क्वायर आ गया। यानी दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम बराबर हो जाएगा, पहले तो दोनों नॉन पैरेलल साइड के स्क्वायर का सम, यानी ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू और बाकी दोनों जो पैरेलल साइड है उनको मल्टीप्लाई, यानी ए बी इंटू सी डी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने कहा ट्रेपीजियम की खूबसूरत, देखो अपने हाथ से लिखा करो, ये पहला डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल मेरे भाई। तो पहला डायगोनल हमारा ए सी हो गया तो ए सी का स्क्वायर, दूसरा डायगोनल हमारा बी डी हो गया तो बी डी का स्क्वायर, बराबर हो जाएगा किसके, बराबर हो जाएगा दोनों नॉन पैरेलल साइड, यानी यहाँ पर बोलेंगे तो ए डी का स्क्वायर प्लस यहाँ बी सी का स्क्वायर और प्लस मेरे भाई हो जाएगा 2 इंटू ए बी इंटू सी डी, 2 इंटू ए बी इंटू सी डी। बस समझ गए। ठीक सर, एग्जाम है, नया पढ़ना चाहिए, ओनली रिवीजन एंड इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है। नया कुछ पढ़कर अभी जाइए मत, कोई फ़ायदा है नहीं नया पढ़ के जाने का। नया पढ़ के जाने का मतलब अपना नुकसान कराना है। तो इस समय बेहतर होगा आपको कि आप सिर्फ रिवाइज़ करके जाएं। आप जितना रिवाइज़ कर सकते हैं आप उतना करेंगे, आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, रिवीजन ही सरकार इस समय आपको आगे लेके जाने वाला है। तो यू कैन, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं आप उतना करिए, आपको उतना फ़ायदा होने वाला है। समझ गए। आगे बढ़े, क्या बात है, आ जाओ। एरिया के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि देखिए अगर किसी भी ट्रेपीजियम का आप एरिया निकालना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, हाफ इंटू जितने भी इसके पैरेलल साइड हैं उन दोनों को मेरे भाई जोड़ दीजिए यहाँ पर और गुना कर दीजिए किससे, तो गुना कर दीजिए आप उनके हाइट से। ठीक है, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आप ऐसा कर सकते हैं। इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, तो इससे आपकी एरिया निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक और बात पूछा जाता है, ट्रेपीजियम में कुछ एरिया का रेशियो भी पूछा जाता है, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका वो भी देखते हैं। कहा गया है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया है कि इन अ ट्रेपीजियम ABCD नाम का एक क्या है, ट्रेपीजियम है, जहाँ पर AB जो है वो हमारा CD के क्या है, पैरेलल है, साथ में हमारा AB जो है वो DC का दोगुना है। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा DC अगर वैल्यू 1 है ना, तो हमारा AB इसका दोगुना है। तो उस केस में मेरे भाई यहाँ पर इन दोनों का एरिया का रेशियो पूछा जाएगा। बिना साइड का रेशियो दिए एरिया का रेशियो पूछा ही नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे समझिए। हमने आपको ये कहा था कि ये वाला ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा ना। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि अगर ये साइड इसका दोगुनी है, तो अगर ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 1 होगा तो ये भी 2 होगा, तो ऑटोमेटिक मेरे भाई इसकी हर एक साइड इसके साइड की दोगुनी है। ये वाली जो साइड है पीछे वाली की दोगुनी है, तो अगर इसका साइड इसका दोगुना है तो एरिया आपने पढ़ा था सिमिलैरिटी में क्या होता है, अगर साइड का रेशियो 1 और 2 का होता है ना मेरे भाई, तो एरिया का रेशियो इसका स्क्वायर हो जाता है, यानी 1:4 हो जाता है। तो अगर यहाँ साइड का रेशियो 1:2 दिया है तो एरिया का रेशियो 1:4 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे। तो इसीलिए बोला गया प्रॉपर तरीके से कि अगर हम बात करते हैं तो ये वाला ट्रायंगल और बात करते हैं तो इस वाले ट्रायंगल, एरिया का रेशियो कितना होगा, 1:4। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सीधा आप एग्जाम्पल के माध्यम से। अब जितने भी पॉइंट आपने पढ़ लिए ना वो सारे के सारे एग्जाम्पल के ही थ्रू क्लियर होंगे। एक बच्चा कहता है सर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अब एक बात बताइए कृष्णा सिंह, मान लीजिए कि 7-8 पॉइंट है, हम आपको 4 पॉइंट बताएं, 3 हम आपको छोड़ दें और बताएं ही नहीं, ठीक है, और उसके बाद पता चले पेपर में जो हमने बताया नहीं था उसी में सवाल आ गया, तो मेरे भाई आपकी तो लग जाएगी, बताइए लंका लग जाएगी ना आपकी तो फिर बढ़िया तरीके से। तो इसीलिए हमको तो पूरा पढ़ाना है, हम ज्योमेट्री इतना लंबा पढ़ाते हैं, हम क्यों पढ़ाते हैं बताइए, क्या ज़रूरत है। बाकी लोगों की तरह हम भी तो शॉर्ट में ख़त्म कर सकते हैं। 7 प्रॉपर्टी है जहाँ 4 बताओ 3 मत बताओ छोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं होता ना दोस्त, पेपर ऐसे नहीं निकलता है, बातें सारी जाननी है,
एडवांस मैथ है, ज्योमेट्री है, सारी बातें समझनी पड़ेंगी। तो कहा गया ABCD एक हमारा ट्रेपीजियम है, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ABCD नाम के एक ट्रेपीजियम को हमने बनाया, जहाँ पर प्रॉपर तरीके से AD और हमारा, सॉरी माफ़ करिएगा पॉइंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ की है, AD पैरेलल BC बोला गया है। तो हम यहाँ बोलेंगे ये हमारा AD है और ये हमारा BC है, ठीक है। तो ये जो AD है ये हमारे किसके पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है। उसके बाद कहा गया था डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, यानी ये दोनों डायगोनल हमारे कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद हमसे क्या बोला गया, उसके बाद हमसे कहा गया AO का मान कितना है, 3 है। A से लेकर O तक का मान कितना है, तो 3 है। C से लेकर O तक का मान, यहाँ पर ये CO का जो मान है वो हमारा कितना है, तो x माइनस 3 है। BO का मान हमारा 3x माइनस 19 है। अगर ये BO की मान अगर आप बात करते हैं तो ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो हम बोलेंगे 3x माइनस 19 है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं DO का मान, तो DO का मान कितना है, तो x माइनस 5 है। क्वेश्चन में हमसे x का वैल्यू पूछा है। याद करो अभी यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी लगाओगे, अभी बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ बताइए। अभी हम आपको बताए थे ना कि यहाँ पर इन दो साइडों को गुना कर दीजिए, ठीक है। सिमिलैरिटी लगाया था आपने कि इतना इंटू इतना, तो बोलेंगे सर देखो 3x माइनस 19, ठीक है, इंटू हम कितना करेंगे, तो इंटू 3 बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा इन दोनों के प्रोडक्ट के, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 के। समझ गए यहाँ पे, यानी इन दोनों भुजाओं का प्रोडक्ट इन दोनों भुजाओं के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सॉल्व कर लीजिए तो बोलेंगे सर 9x माइनस 19×57 बराबर हो जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू माइनस 5x, उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस 3x और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर आपका यहीं रहने वाला है, -5 -3 -8 हो जाएगा। ये 9 यहाँ कूद कर और चला जाएगा, तो ये 9 इधर जाएगा तो -9 हो जाएगा। तो 5 3 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा, -17 हो जाएगा। ये माइनस का 57 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 57 उधर जाएगा तो प्लस, तो 57 5 62 10 72 हमारा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। अब हमें इस 72 को इस प्रकार तोड़ना है कि जो मल्टीप्लाई करने पे 72 आए और जोड़ने पे -17, तो 9 और 8। देखो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीका बताते हैं। बहुत ही शॉर्ट वे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लोगे अगर तरीका पता हो तो, वो भी हम आपको तरीका बताते हैं कैसे। आप दो ऐसी संख्या को सोचिए जिनको गुना करने पर 72 आए और जिन्हें जोड़ने पे यहाँ पर जो है 17। आप बोलेंगे सर 9 8 72 होता है, 9 और 8 को गुना कर देंगे तो 72 आ जाएगा लेकिन 9 और 8 को जोड़ेंगे तो 17 आएगा, लेकिन यहाँ तो -17 चाहिए, मतलब ये दोनों संख्याएं क्या हैं, माइनस में। तो वो दोनों संख्याओं को यहाँ लिख दो -9 और -8। समझ गए, ये था पहला कदम। अब दूसरा कदम मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरा कदम यहाँ पर ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों को डिवाइड कर दो। 3 स्टेप में रूट निकलते हैं, देख लो हाउ टू कैलकुलेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही शॉर्ट वे में। तो एक्स स्क्वायर का यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से क्या करो, आप डिवाइड कर दो। कर दिया आपने डिवाइड प्रॉपर तरीके से। अब उसके बाद यहाँ क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट डिवाइड करने के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा वो मेरे भाई यहाँ पर ये होगा, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था तो 1 से डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, तो नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, इनके साइन को बदल देना, यानी माइनस है तो प्लस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, यानी 9 और 8 जो होगा वो मेरे भाई क्या होगा, एक्स की वैल्यू होगी। 9, 8 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ठीक है। तो देखो 3 स्टेप में निकलता है, दोबारा से बता रहे हैं। पहले तो वो दो संख्याओं को खोज दिया जाता है, उसके बाद उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद में उनकी साइन को पलटी कर दी जाती है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस बना दिया जाता है। क्लियर है जनाब, आगे से ध्यान रखेंगे। दिस इज द बेस्ट वे टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए आ जाइए। तो इस बार के सीजीएल मेंस 2022 के क्वेश्चन को करते हैं, जो इस बार के मेंस में आपके क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन में क्या है ज़रा वो भी देखिए। तो क्वेश्चन में कहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने यहाँ बना दिया ABCD नाम का एक चतुर्भुज, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ बना दिया है, A B और उसके बाद यहाँ C और यहाँ पर D। तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB DC के पैरेलल है। ये जो AB है ये हमारे DC के पैरेलल है।
ई और एफ क्रमशः विकर्ण एसी और बीडी के मध्य बिंदु है। यानी यहाँ पर इस विकर्ण का मध्य बिंदु ई है और इस विकर्ण का मध्य बिंदु एफ है, यानी यहाँ पर दे आर द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल। उसके बाद हमसे क्या बोला गया है, ई एफ की लंबाई बताइए। कब? ए बी का मान 18 दे दिया है और सी डी का मान 6 दे दिया है। बताइए मेरे भाई, मेंस में ये क्वेश्चन आया और अभी आपको प्रॉपर्टी पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, बताइए। अभी हमने आपको क्या कहा था कि अगर आपको डायगोनल का मिड पॉइंट यानी अगर ये ई एफ बोलेगा तो ई एफ बोलेगा तो क्या करोगे, ए बी माइनस सी डी का आधा या हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, तो हाफ ऑफ ए बी माइनस सी डी। बोले थे कि नहीं बोले थे, बताइए। और बोलेंगे सर ये प्रॉपर्टी बताए थे लेकिन लगा नहीं था मेंस में आएगा, आया है इसी बार के मेंस में। 18 में से 6 गया तो 12 कट गया तो कितना आ गया, 6। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। समझ गए जनाब? तो कितना आंसर आना है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली आना है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ABCD is a trapezium where AD is parallel to BC. The diagonal AC and BD intersect each other at point O. BAD का मान 40 दिया गया है, AOD का मान 15 है, DOC का मान पूछा है। हमने कहा फर्जी सवाल है। क्यों फर्जी सवाल है, अभी हमारे हीरो लोग सारे के सारे बता देंगे। ठीक है, अभी यहाँ बोलेंगे सर ये देखिए ABCD नाम का ट्रेपीजियम बोला गया था, बता दिए। और हमारा AD BC के पैरेलल है, तो देखिए यहाँ पर AD जो है वो हमने BC के समानांतर कर दिया। ABCD इज अ ट्रेपीजियम वेयर AD इज पैरेलल टू BC हो गया हमारा। ठीक है, फिर कहा गया द डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसके डायगोनल और इसके डायगोनल कहाँ पर काटते हैं, तो बिंदु O पर काटते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमसे यहाँ कहा गया BAD का मान 40 है। अगर हम बात करते हैं तो B, A और D, और AOD का मान कितना है, देखो AOD का मान 15 है। ठीक है, AOD का मान कितना है, 15 है, और BAD का मान कितना है, 40 है। अब ये हमारा पूरा का पूरा हरा वाला कितना है, तो पूरा 40 है। उस 40 में ये पार्ट 15 है, तो ये पार्ट हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। हो जाएगा भाई, नहीं होगा बताओ जल्दी से, तो बोलोगे हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये कितना हो गया, 25 हो गया। हमसे कौन सी वैल्यू पूछी गई है, DOC का मान पूछा गया है, तो DOC का मान कितना होगा, तो ये 25 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी DOC का मान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अभी बताए थे कि इन दोनों की एरिया क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, और अगर हमें यहाँ BOC का एरिया निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे 15 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 25, ऐसा भी किया जा सकता है। सर आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम में रोम्बस बन सकता है? खतरनाक भाई साहब, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है, बन सकता है भाई। हंसराज चौहान कह रहे हैं सर प्लीज़ एक हेल्प चाहिए, लाइव लूँ या रिकॉर्डेड वाली? अच्छा, नया बैच आपको लेना है कोई और? नया बैच लेना है तो लाइव ही लीजिए, नया कंटेंट पढ़िएगा, अच्छा रहेगा। अगर आपका एग्ज़ाम पास में है तो रिकॉर्डेड बैच लीजिए, और अगर आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट बार के लिए है तो आराम से लाइव बैच लेकर पढ़ाई करिए। आ जाइए, इन द गिवन फिगर जो हमारा AB है वो हमारा किसके पैरेलल है, DC के। ये AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, इफ AOD एंड DOC आर रेस्पेक्टिवली, देखो AOD हमारा कितना है, तो AOD हमारा 36 है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, DOC का मान कितना दे रखा है, 48 दे रखा है। तो हमसे यहाँ बोला गया है AOB का मान कितना होगा। एकदम अभी अगला सवाल मेरा वहीं आ गया जो पीछे हम बोले थे। हम आपको क्या बोले कि देखो ये दो एरिया दे दिया गया होता है, इसका पूछता है, बोले थे ना, नहीं बोले थे, बताओ यहाँ पर, अभी ना सिखाए हैं कि अब देखो ये और ये एरिया पता चल गया, ये पता चल गया, कल के दिन इसका पूछ ले तो क्या करोगे, 15 इंटू एक्स बराबर 25 इंटू 25 सिखाए हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है। तो उसी तरीके से ये 36 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 36। ये क्वेश्चन मार्क जो पूछा गया इसको x बना लो, तो क्या बोलोगी 48 इंटू एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 36 इंटू 36 के। हो जाएगा भाई 12 से 3 बार में, 12 से 4 बार में, और 4 से कितनी बार में, 9 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये 48 किस खुशी में आंसर दे दिया, बताना जरा है। 48 काहे दे रहे हो आंसर तुम लोग, गोली से उड़ा देंगे, समझा ना, गोली छोड़ो, तोप से उड़ाएंगे, एकदम तोप से उड़ाएंगे, एकदम तोप से। 48 आंसर देता है ये मोहित कुमार है।
मीट राथवा मेरी किताब आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, परेशान मत हो मेरे भाई, परेशान नहीं होना है, आएगी किताब आएगी। किताब के अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं जिस पर काम चल रहा है, मिल जाएगा किताब आपको, परेशान नहीं होना है। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं भाई साहब, इतने एग्जाम्पल दिए हैं जिसकी लिमिट ही नहीं है। एन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी, जो हमारा ए बी है वो हमारा डी सी के पैरेलल है, एक्स इसका मिड पॉइंट हो गया, वाई हमारा इसका मिड पॉइंट हो गया। ए डी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो ए डी की वैल्यू हमारी 12 है। अब अगर मानो ये ए डी 12 है तो यानी ये 6 हो गया और ये हमारा 6 हो गया, बताओ मिड पॉइंट है ना। और उसके बाद डी सी की वैल्यू हमारी कितनी है, तो डी सी की वैल्यू हमारी हो गई 8, ठीक है दोस्त। और ए बी की वैल्यू हमारी हो गई 18, एक्स वाई की वैल्यू हमसे पूछी गई है। बताओ यार, ये एक्स वाई बताने के लिए इस डी सी की ए डी की आवश्यकता है, कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। ये फर्जी बात है, तुम 12 रहो ना रहो क्या फ़र्क पड़ता है। तुमने बस हमें इतना बोला कि एक्स मिड पॉइंट है। देखो क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एक ट्रेपीजियम है, इसमें ये ए बी वाली रेखा हमारे डी सी वाले के समानांतर है, एक्स मिड पॉइंट है। मेरे भाई अगर एक्स मिड पॉइंट है तो आपको मैंने ट्रायंगल में पढ़ाया था कि अगर ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है, ये वाली रेखा इसके पैरेलल है, और अगर ये बिंदु मिड पॉइंट है तो डेफिनेटली ये वाली बिंदु को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये वाली रेखा इसके समानांतर है, एक्स मिड पॉइंट है तो वाई को भी मिड पॉइंट होना पड़ेगा। और अगर वाई मिड पॉइंट हो जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितना निकालेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू दोनों को जोड़ के आधा, यानी बोलोगे 8 जमा 18 का आधा, तो 18 और 8 कितना हो गया, 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, चाचा विधायक है हमारे, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकदम बच्चे हैं ना, परेशान कर देते हैं यार, फ़ोन कर करके इरिटेट हो जाता हूँ मैं। कभी कभी क्लास ले रहा हूँ, फ़ोन काटता हूँ, 40 बार और फ़ोन दागते हैं, गुस्सा आता है, सो अलग ही आता है यार। इसके चलते घड़ी पहनना मैंने छोड़ दिया, इतनी वाइब्रेशन होती है घड़ी के अंदर। अब जैसे कि मान लीजिए अब आपको थोड़ा सा नया कुछ पढ़ने को मिलेगा, और वो है, देखो जैसे आपने ट्रेपीजियम पढ़ा, तो ट्रेपीजियम भी दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा ऐसा वाला ट्रेपीजियम होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा ऐसा वाला ट्रेपीजियम होता है। इसमें क्या है, तो ये वाली रेखा इसके समानांतर, सॉरी इक्वल नहीं है, लेकिन इसमें ये दोनों बराबर हैं। जिसमें इक्वल नहीं होती है वो एक नॉर्मल ट्रेपीजियम कहलाता है, और जिसमें मेरे भाई ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं उन्हें हम आइसोस्केलस ट्रेपीजियम यानी समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, ये इक्वल होने के कारण कई सारे प्रॉपर्टी और खुल जाते हैं। ठीक है, जैसे मानो जब आप दो लोगों की कुंडली मैच हो जाती है, ठीक है, तो मैच होने के बाद कई सारे गुण आप लोगों के और निखर कर बाहर आते हैं, एक दूसरे का आप साथ और निभाते हैं और जीवन का संगम लंबा चलता है। तो उसी तरीके से अगर ये दोनों रेखाएं हमारी इक्वल हो जाती हैं तो दो चार जो अनलॉक लगे हुए थे, जो ताले में लॉक लगा हुआ था, वो और खुल जाता है और कुछ और प्रॉपर्टी हमें जानने को मिल जाती है। वो क्या है ज़रा वो समझते हैं। तो पहली बात हमें यहाँ जानने को जो मिलता है, देखो कहा गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तो AD जो है वो BC के बराबर है। ठीक है, दूसरी बात जो हो जाती है वो इनके एंगल, जैसे मैंने कहा नहीं आपको कि अगर आपको ये बराबर इसके करना पड़ेगा तो मेरे भाई ये बराबर एंगल पर ये दोनों झुकेंगे, और अगर ये दोनों बराबर नहीं होगा तो इनके एंगल भी बराबर नहीं होंगे। साफ तौर पर बताया था, आप कंस्ट्रक्ट करके देख लो ना। जैसे मानो मैंने ये पैरेलल लाइन और ये पैरेलल लाइन बनाया, मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि जितनी लंबाई इसकी जाए, तो मुझे मानो यहाँ पर 110 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा, तो 110 के कोण पर ही दूसरी लाइन को निकालेंगे तभी बराबर जाएगा। अगर यहाँ दूसरी लाइन को मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पर 110 की जगह मैंने यहाँ पर दूसरी वाली लाइन को ऐसा बना दिया, 150 का बना दिया, तो 150 का बना दिया, तो फिर ज़िंदगी में ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। यानी अगर ये दो रेखाएं बराबर हैं तो इनके कोण को भी बराबर होना ज़रूरी है। ये वाला लाइन इसलिए आपसे कहा गया है। ठीक है, तो ये वाली दोनों के दोनों हमारी बराबर हो जाएगी, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगी तो ये भी दोनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगी।
समझ गए मेरी बातों को? ठीक है, कैसे बराबर हो जाएगा देखो, जैसे मानो आपका ये वाला एंगल 110 का है, तो आपको पता है अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। उसी तरीके से अगर ये 110 है तो ये भी हमारा 110 होगा, और अगर ये दोनों बराबर, देखो अब ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। इसीलिए ट्रेपीजियम में देखो आप हर जगह अलग अलग प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। पैरेललोग्राम में आप क्या पढ़ते हैं? पैरेललोग्राम में मेरे भाई पढ़ते हैं कि ये सामने वाले एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने? ऐसे पढ़ा था ना बहुत बढ़िया तरीके से कि ये अगर 100 है तो ये 80 होता है, तो फिर ये 100 होता है, तो फिर ये 80 होता है, अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ट्रेपीजियम में क्या होता है, ऊपर के दोनों एडजेसेंट एंगल और नीचे के दोनों एडजेसेंट एंगल बराबर होते हैं। कभी भी यहाँ पर अपोजिट में गलती से कम मत, ये मत कर देना कि इनको बराबर कर देना। इनके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। याद करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और ट्रेपीजियम के अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ देखो, तो आप बोलोगे सर ये वाला साइड अगर इसके बराबर हो जाता है तो इनके जो डायगोनल है ना वो भी बराबर हो जाएंगे, और वो डायगोनल हमारा AC बराबर BD होगा। तो ट्रेपीजियम में एक बार क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन में ये पूछा भी गया था, ठीक है, कि मेरे भाई कौन से वाले ट्रेपीजियम के डायगोनल बराबर होते हैं? तो आइसोस्केलेस ट्रेपीजियम के। अगर ये दोनों के दोनों नॉन पैरेलल साइड बराबर होंगे तो डायगोनल बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर नहीं होंगे तो डायगोनल भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, चलो आओ, तो एग्जाम्पल नंबर 5 बताओ, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है? सर को लेट हो रही है, किससे मिलने जाना है हमको जो लेट हो रही है? बताओ, तुम्हारे जैसे हैं एकदम है भाई साहब, सिंगल आदमी है, बताओ कहाँ मिलने जाएंगे, कौन है? कोई भी नहीं है। सर को लेट हो रहा है, बड़े आए लेट वाले। इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपीजियम, जहाँ पर हमारा ये जो AB है वो हमारे पैरेलल है किसके? DC के पैरेलल है। ठीक है, AD और DC का वैल्यू जो हमें दिया गया है, यानी बोला गया है AD हमारा 3x है और साथ में DC की वैल्यू हमारी x है, ये दोनों बोला गया है। बोला गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ AOB एंड COD। ये यार है ना हमको थोड़ा सा फर्जी लग रहा है स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट में है ना, यहाँ पर करेक्शन करिएगा। मुझे लगा ही था यहाँ पर गलती है, याद आ गया मुझे एक बार पिछले वाले बैच में जब पढ़ाया था तो यहाँ पर करेक्शन करवाया था, और वो मेरे भाई यहाँ पर AD नहीं है, ये शब्द यहाँ पर AB है। ठीक है, ये टाइपिस्ट हमारा धोखेबाज टाइपिस्ट है, टाइपिस्ट को जल्दी होती है ना इसलिए फर्जी काम कर देता है। तो AB और DC का रेशियो हमारा 3 और 1 का है, इनका एरिया का रेशियो पूछा गया है। अभी बताए हैं कि अगर साइड का रेशियो 3 और 1 का है तो एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, यानी एरिया का रेशियो 9:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? A आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आ जाओ। नेक्स्ट आगे बढ़े। एक पूछ रहा है सर आप सिंगल हो अभी तक? मेरे भाई आप लोगों से फुर्सत मिलेगी तब तो किसी और को टाइम देंगे, ये बताओ। अब एक बात बताओ, जो आदमी सुबह 9:30 के घर से निकलता है और रात के 12:30 1 बजे घर पे पहुंचता है, खाना शाम को 4 बजे होटल में खाता है और रात को 2:30 बजे घर पे खाना खाता है, ठीक है, तो बताओ यार कौन बात करना चाहेगा? तो ऐसे आदमी तो सिंगल ही मरेगा ना, मेरे जैसा आदमी, बताओ। अब आप लोगों से टाइम मिल जाए तो थोड़ा पर्सनल लाइफ पे भी आदमी ध्यान दे दे। ना बाल यहाँ पर कंघी करने का फुर्सत है, ना चेहरा धोने का फुर्सत है, तो भाई साहब किसी से बात करने का क्या ही फुर्सत रहेगा? सिंगल आए हैं, सिंगल ही जाना है, और क्या। ठीक है, आ जाओ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, एग्जाम्पल नंबर 6। ट्रेपीजियम में बोला गया है AB की वैल्यू DC का 3 गुना है, तो अगर हम DC को 1 मानते हैं, अगर हम DC को 1 मानते हैं तो 1 का 3 गुना AB कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है? OCD का एरिया 12 है। OCD यानी इसका एरिया कितना है? तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमसे OAB का एरिया पूछा गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी? हमने कहा ठीक है सर, ये भी बच्चों वाले सवाल आपने पूछ दिए। अब बताओ यहाँ पर क्या कहा गया है? बताइए जल्दी से।
छोटे मोटे पॉइंट हैं, आपको भी पता है कि अगर हमारा साइड का रेशियो 1 और 3 का है तो एरिया का रेशियो हमारा कितना होगा, तो एरिया का रेशियो 1 और 9 का होगा, क्योंकि साइड का स्क्वायर ही हमारा एरिया होता है। इस 1 की वैल्यू हमारी 12 दी गई है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 अपने आप का 12 गुना हो गया, तो 9 भी अपने आप का 12 गुना हो जाएगा, यानी 9 इंटू 12 बराबर कितना हो जाएगा, 108 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? तो यहाँ पर साइड का रेशियो 1 और 3 का है तो एरिया का रेशियो 1 और 9 का होगा। 1 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू 108 हो जाएगी। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 24 कैसे बता रहे हो यार, खतरनाक आदमी हो भाई साहब है, कैसे 24 बताए हो? अच्छा 24 किसका कहाँ से आ गया है बताना जरा। है चापाकल में कूद के जान दे दो तुम, समझे ना। 24 बता रहा है आंसर, पढ़ाने के बाद भी साफ लफ्जों में बोले। और क्या बोले कि 1 और 3 साइड का रेशियो है तो एरिया का रेशियो 1 और ऐसा ट्रेपीजियम। ये आपका जो PQ है ये आपका RS के क्या है, तो समानांतर है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया, PQ इज पैरेलल टू RS एंड डायगोनल PR एंड QS। ये जो डायगोनल है PR और दूसरा डायगोनल है QS, ये दोनों कहाँ पर काटता है, तो O नाम के पॉइंट पर काटता है। PQ की वैल्यू 4, PQ की वैल्यू हमारी 4 है, SR की वैल्यू हमारी 10 है। ठीक है, तो हमसे यहाँ बोला गया है व्हाट इज द रेशियो ऑफ POQ, POQ और उसके बाद SOR। थोड़ा सा हमने उल्टा नाम ले लिया है, असल में PQRS ऊपर से आना चाहिए था तो ज़्यादा थोड़ा सा शोभा लगता। आपको ऐसे लग रहा है यार देखो ये इतना बड़ा साइड है, इसको सर 4 बना दिए, ये इतना छोटा साइड है 10 बना दिए हैं, तो असल में नामकरण जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। बाकी आंसर पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके, बट फिर भी आपकी आंखें को बोलने को मानेंगी नहीं, इसीलिए हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये आपका PQRS हो जाएगा, ये ज़्यादा सही रहेगा। लो ठीक है, इन ट्रेपीजियम PQRS, PQ जो है वो पैरेलल है RS के, PQ जो है वो पैरेलल है RS के। PQ की वैल्यू, ठीक है, PQ ऊपर छोटा वाला है तो छोटे वाले की वैल्यू हमारी 4 है, और ये जो SR है इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो SR की वैल्यू हमारी 10 है। हमसे बोला गया है POQ SOR का हमें एरिया का रेशियो बताओ। हमने कहा ये भी कोई सवाल है, बताओ साइड का रेशियो ज़रा देखना, 2 से 2 बार में काटेंगे, 2 से 5 बार में काटेंगे। साइड का रेशियो 2 और 5 का है तो एरिया का रेशियो यानी 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, यानी 4:25। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। वाह, अनुराग कहते हैं सर आप सिंगल हो, इसलिए हमने भी परसों अपनी वाली को छोड़ दी क्योंकि हमारे गुरुजी सिंगल है। वाह बापू वाह, एकदम कट्टर फैन हो तुम तो। सही है, ठीक है। 3 एग्जाम्पल और हैं, उसके बाद हमारा ट्रेपीजियम खत्म है, और उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज। समझ गए? आइए तीनों एग्जाम्पल देखते हैं। क्या बोला गया है, इन अ ट्रेपीजियम द 2 नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल इन लेंथ ईच बीइंग 5 सेंटीमीटर। हमने कहा ठीक है भैया ट्रेपीजियम बनाते हैं। देखो ये आपका क्या है, तो ट्रेपीजियम है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो एक समलंब चतुर्भुज में 2 गैर समानांतर भुजाएं लंबाई में बराबर होती हैं जिनमें से प्रत्येक की लंबाई 5 है। इसकी भी लंबाई 5 है, इसकी भी लंबाई 5 है। समानांतर भुजाएं 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये जो दोनों के बीच में जो गैप है ना, यानी ये जो 90 डिग्री का लाइन है, ये 3 का है। कहने का मतलब अगर 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस दी गई है तो वो डिस्टेंस ही उसकी हाइट होती है। ठीक है, वो डिस्टेंस ही मेरे भाई क्या होती है, हाइट होती है। जब भी कहा जाए 2 पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस इतनी है, यानी यही उसकी हाइट है। ठीक है, तो समानांतर भुजा 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। यदि समानांतर भुजाओं में छोटी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, ये छोटी वाली का लंबाई हमारा 2 है, तो हमसे कहा गया है यहाँ पर समलंब चतुर्भुज के विकर्णों का योग क्या होगा। सम ऑफ डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम इज। सबसे पहली बात,
अब आप ये जो ट्रेपीजियम देख रहे हैं, जो ये समलम चतुर्भुज आप देख रहे हैं, आपको पता है कि ये दोनों के दोनों नॉन पैरेलल हैं। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो दोनों के दोनों डायगोनल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी हमें अगर दोनों का जोड़ बताना है तो किसी एक डायगोनल को निकाल के दोगुना कर देंगे, बात बन जाएगा। दोनों अलग अलग थोड़ी आएंगे मेरे भाई कि यहाँ पर दोनों को अलग अलग निकालना है। हमें पता है कि नॉन पैरेलल साइड बराबर हैं तो डायगोनल भी हमारे बराबर होंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, डायगोनल की वैल्यू निकाल के दोगुनी कर देनी है। अब ये निकलेगा कैसे, वो हम आपको बताते हैं। आप मुझे बताओ, यहाँ पर ये 90 का कोण है, ये आपका 3 है और मेरे भाई ये आपका 5 है। तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। या अगर आपको ये बेस निकालना है तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर लगा के रूट लगा दो। तो 3 ये होगा कितना, 4, और ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब गौर से ज़रा आ जाओ यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट और देखो। जैसे ये वाला हाइट आपने डाला था उसी तरीके से आप यहाँ पर भी हाइट डालो। ठीक है, जैसे ये हमारा 3 था तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मेरे भाई ये हमारा अगर मान लीजिए 4 है तो ये 4 देखो, 3 फिर 4 फिर 5। ठीक है, ये वैल्यू हमारी 2 है तो हमारी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो सबसे पहला अगर कल के दिन ये पूछता सामने वाली भुजा की लंबाई बताइए तो 4 4 8 और 2 10। अगर इस ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल पूछता आपसे तो आप बड़े प्यार से बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल भी बता सकते थे। और क्षेत्रफल कैसे बताते, तो बोलते हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। 4 4 8 2 10, 10 और 2 मेरे भाई 12, और इंटू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 3 हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर सामने वाले का लंबाई पूछता तो कुछ नहीं, दोनों तरफ परपेंडिकुलर गिराइए। परपेंडिकुलर की लंबाई 3 और 3 है, ये दोनों पार्ट छोटे छोटे 4 4 आ जाएंगे, ये 2 है तो 2 हो जाएगा। साइड पूछेगा साइड बता देंगे, एरिया पूछेगा एरिया बता देंगे। अब डायगोनल की बारी आती है, तो डायगोनल क्या होता है, कुछ भी नहीं। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को यहाँ से हटाओ तो डायगोनल आपका ये वाला पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक की लंबाई होती है। बता नहीं सकते हैं, बताइए। आप देखिए तो ये वाला रेखा आपका कितना है, तो 3 है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 2 + 4 6 है। तो अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी होगी ये पूरा डायगोनल का, तो मैं क्या बोलूँगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 4 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 36 और 9 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 36 और 9 45 हो जाएगा। 45 को कितना करेंगे, तो 3√5 करेंगे। 3√5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ गए सर? जस्ट 1 रिप्लाई, फ्रेश प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मॉक में 100 110 बन रहे हैं, क्या करूँ मेरे भाई। ठीक है, अच्छा स्कोर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपका इतना बन रहा है तो रिवीजन करते रहिए, बढ़िया रहेगा। जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को आप यहाँ पे। तो ये 3 दिया था, ये 4 निकाल लिया, यहाँ से यहाँ ये 2 होगा, ये भी 4 हो जाएगा। आराम से इसकी लंबाई निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलो। तो अब मुझे यहाँ पर बताओ, आपसे क्वेश्चन में क्या बोल, अच्छा अब हमने क्या किया, हमने एक डायगोनल लगा लिया 3√5। तो हमसे यहाँ सम पूछा गया है, तो सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सम निकालने के लिए यहाँ पर 3√5 का मेरे भाई दोगुना कर देंगे, क्योंकि दोनों डायगोनल इतने के होंगे। तो 6√5 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, दोनों डायगोनल का हमसे क्या पूछा गया है, सम पूछा गया है। ठीक है, चलो आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या कहा गया है। एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, जहाँ ए बी जो है वो हमारा बड़ा वैल्यू है। तो हम ए बी को ये बड़ा वैल्यू मानेंगे। ए बी का मान हमारा कितना है, 12 है। ये जो ऊपर वाला है सी डी है, ये छोटा मान है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। तो ट्रेपीजियम ए बी सी डी बनाना है, ए बी का मान बड़ा है, सी डी का मान छोटा है। ठीक है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारा कितना है, तो दोनों के डिस्टेंस में हमारा 5 है। तो मुझे बताइए एरिया कितना होगा, ये भी बताने वाला बात है यार। बताओ, बोलोगे सर एरिया बराबर बहुत प्यार से हो जाता है हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी दोनों का जोड़। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, एंड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी 5 हो जाएगा। 2 से काटोगे तो 10, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 50। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर।
ठीक है। ऋषभ कहते हैं सर आपके साथ 1 घंटा कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। खनी का भाव यही है आपके साथ, जिंदगी के पल बड़े हसीन और खुश नसीब से लगते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, पल ऐसे खुश नसीब लगने भी चाहिए, तभी ज़िंदगी जीने का मज़ा आता है। नहीं तो ज़िंदगी तो बहुत सारे लोग जीते हैं, जीते नहीं काटते हैं। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या बोला गया है। ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी हमारे बराबर हैं। ए डी हमारा बी सी के पैरेलल है। ए डी का मान 5 है और बी सी का मान 9 है। यानी ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारा बी सी है जिसका मान हमारा 9 है, और ये ऊपर वाली वैल्यू है हमारी ए डी जिसका मान हमारा 5 है। चूंकि ये ट्रेपीजियम आइसोस्केलस है यानी समद्विबाहु है, तो दोनों नॉन पैरेलल साइड हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बोला गया है कि ए बी सी डी इज एन आइसोस्केलस ट्रेपीजियम इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू 9 है। पूरे ट्रेपीजियम का एरिया हमारा 35 है, तो हमसे यहाँ सी डी का लंबाई पूछा है, ये सी डी की लंबाई कितनी होगी। हमने कहा ठीक है, सी डी को निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले आपको ये हाइट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले यहाँ बात करते हैं। सवाल में एरिया जो हमसे दिया गया है, तो एरिया की अगर हम बात करें तो क्या होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 9 + 5 हमारा 14 हो जाएगा, और इंटू यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देम हमारा h हो जाएगा। ठीक है, एरिया हमें कितना दिया गया है, तो एरिया हमें 35 दिया गया है। तो एरिया की अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 35 बराबर 2 से कितनी बार में काटेंगे, 7, तो 7 इंटू h हो जाएगा। 7 से काटेंगे 5 बार में, तो हाइट हमारी कितनी आ जाएगी, तो हाइट हमारी 5 आ जाएगी। हाइट हमारी कितनी आ जाएगी दोस्त, तो हाइट हमारी 5 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं। अब हमने यहाँ पर ये कहा कि देखो ये जो हाइट है हमारी ये कितनी है, तो 5 है। ठीक, समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई हमारी 5 है। तो यहाँ से अगर हम हाइट डालते हैं तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये लंबाई हमारी 5 है मेरे भाई, तो ये भी लंबाई हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ जल्दी से। अब उसके बाद आप लोगों ने आइसोस्केलस ट्रेपीजियम में एक बहुत ही प्यारी बात देखी थी। ठीक है, और वो आपने यहाँ क्या देखा था, तो आपने यहाँ पर ये कहा कि सर ऊपर वाला जितना पार्ट है उतना ही पार्ट हमारा नीचे होता है, तो इसी कारण हमारा ये जो छोटू पार्ट है इसका और ये जो छोटू पार्ट है ये भी हमारा बराबर होता है। पीछे आपने देखा था इस वाले एग्जाम्पल में, गौर से देखिएगा आप लोग, जब हम आपको ये वाला एग्जाम्पल कराए थे और यहाँ से जो हम हाइट खींचे थे तो बोले थे अगर ये 4 है मेरे भाई तो ये भी कितना है, 4 है। तो आइसोस्केलस ट्रेपीजियम में क्या हो जाता है कि अगर इनके दोनों ये नॉन पैरेलल साइड बराबर होते हैं तो ये दोनों छोटे टुकड़े भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखना है, हमें यहाँ पर ये देखना है कि जैसे मानो ये 5 है तो ये 5 है, पूरी लंबाई हमारी 9 है, यानी बच गया 4। उस 4 को 2 टुकड़ों में बांट दो, यानी ये आपका आ जाएगा 2, तो मेरे भाई ये भी आ जाएगा आपका 2। समझ गए मेरी बातों को। अब देखो 5 + 2 7 और +2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए मेरी बातों को यहाँ पर। तो पहले क्या दिया गया था, एरिया, एरिया से हमने क्या निकाल लिया, हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 5। अब हाइट हमारा 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, तो इस 5 के चलते ये 5 हो जाएगा, जो 4 बच जाएंगे 2 और 2 में बराबर बांट देंगे। अब हमसे यहाँ डीसी का मान पूछा गया, तो ये जो डीसी का मान है बताएंगे, तो डीसी का मान क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर और प्लस हमारा हो जाएगा किसका, 2 का स्क्वायर। तो 25 और 4 कितना हो जाएगा, √29 इज द करेक्ट आंसर। ये हमसे बोला गया है √29 जो आएगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है विनय कुमार गोंद जी, सही है। चलिए, तो यहाँ से हमारे तरफ से होता है आज ट्रेपीजियम खत्म। मिलते हैं कल। कल हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सारे एक्सरसाइज लगाएंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल हमारे तरफ से हो जाएगा ख़त्म। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, 45 क्वेश्चंस हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला है, क्योंकि एक्सरसाइज के दौरान मतलब जब हम आपको पढ़ा रहे थे तभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मेहनत लगेगी नहीं। ठीक है, इसके बाद पॉलीगन है, पॉलीगन 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। फिर मेजर टॉपिक जो है ज्योमेट्री का बच जाएगा सर्कल, उसे हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक, तो लगभग आपके ज्योमेट्री एंड पर ही होने वाला है, और ज्योमेट्री ख़त्म करते अपन क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मेंसुरेशन।
ठीक है, तो मन लगाकर पढ़िए, रिवाइज करते रहिए, खुश रहिए। ठीक, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।